हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम करने वाले हैं अपनी LT क्लास 46। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आपका जो सिलेबस है। देखो, हम सबसे लास्ट जो आपका कर रहे हैं वो यूनिट 1 कर रहे हैं। इससे बाद के जो है आपके टोटल 5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स हम कवर कर चुके। तो ये फर्स्ट यूनिट जो हम कवर कर रहे थे, इसमें हमने एजुकेशन एंड फिलोसफी वाला पूरा कर लिया है। आपके थिंकर्स भी मैंने एक जो आपका लेक्चर था उसमें आपको करवा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है। यानी आपका जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं आपके एजुकेशन के, उसके बारे में हमने बात की थी। ये है, देखने में आपको केवल इतना सा टॉपिक दिख रहा होगा, लेकिन एजुकेशन सोशियोलॉजी में आपको काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब आप देखोगे ना, आपको कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पे दिखेंगे। चलो, ये एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये सब तो आप यूनिट 2 में या यूनिट 3 में टीचिंग में भी कवर कर चुके हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सीलेंस इन एजुकेशन, ए कल्चराइजेशन क्या होता है, मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, प्रीएम्बल भी आपको देखना है, हमारी जो वैल्यूज प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें जो मेंशन है इसके बारे में आपको जानना है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एजुकेशन में, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है एजुकेशन में। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बन रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेंदी आपको पढ़ना है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कम कम चीजें हैं जो आपको कवर करानी। जैसे नेशनल और आपका इमोशनल इंटीग्रेशन में कुछ कमिटी है, ठीक है, दो कमिटीज इससे रिलेटेड बनी थी, वो आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी या इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे, कब बनी थी, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, जहाँ पे से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी अगर उस अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन के क्या करना चाहिए भाई, सेंस ऑफ वननेस कैसे लाओगे, ये तो थोड़ा बहुत आप अपनी लॉजिक से भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, यानी आपको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। यहाँ पर से क्वेश्चन पिछली बार LT में आया भी हुआ है आपका, ठीक है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पर आप देखो, करिकुलम, टीचर, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी का रोल क्या है वैल्यू इंकल्केशन में, ठीक है। एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक जो इतने सारे दिए हुए हैं ना आपके, मैं कोशिश करूंगी आपके 1-2 लेक्चर्स इससे रिलेटेड ले लूं और मिक्स करके आपको इन टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट चीजें कुछ करा पाऊं, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बता दिया, बेसिक्स आप इसमें से कर लीजिए। डिटेल टॉपिक्स आपके यही थे जो एजुकेशन एंड फिलोसफी हमने कवर की, एजुकेशन थिंकर्स हमने पढ़े, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी मैंने काफी कुछ आपका कवर कराया था, ठीक है। अब हम सीधे आज चलते हैं आपका MCQs पर, और आज हम जो MCQs कवर करने वाले हैं आपके, वो आपके कल्चर से रिलेटेड रहेंगे, वैल्यूज से रिलेटेड रहेंगे, नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपके कुछ MCQs यहाँ पर हम कवर करेंगे। एक आध क्वेश्चन हमने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके ऊपर भी यहाँ पर लिया है। चलिए, और हमने साथ में यहाँ पर एक चीज और ली है, अच्छा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, IKS, ठीक है। IKS क्या होता है आपका, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस पर से भी हमने काफी क्वेश्चंस लिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है, देयर आर वेदांग्स, ठीक है। वेदांग कितने हैं? आपको जब IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आपको पढ़ना है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, इसके 3 तो पिलर्स होते हैं, क्या है? ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन। इसके बाद आप इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे भाई? वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, दर्शन कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, ठीक है। जो हमारी पहले की यूनिवर्सिटीज रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग जो आपके वेद है वो किसके द्वारा मतलब लिखे गए हैं। आपके यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे दर्शन को, तो आप दर्शन, हमने आपका एजुकेशन फिलोसफी में भी पढ़ा है, लेकिन हमने वो सारी वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ी है। जब हम नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो सारी वेस्टर्न फिलोसफीज है। IKS में आपको इंडियन फिलोसफीज पढ़नी है, ठीक है। न्याय दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। कौन उसके रचयिता या फिर आप कौन उसके गुरु हैं, ये सब आपको वहां पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ही आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, देयर आर वेदांग, कितने वेदांग हैं? तो आपका सही आंसर है C, ठीक है। 6 वेदांग हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वेदांग, वेदांग क्या होते हैं? लिम्स ऑफ वेदास। वेद तो आपके कितने हैं? 4 है ना, 4 वेदों के आपके 6 यहाँ पर क्या है? वेदांग है। तो इसमें आपका क्या क्या आता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आपके क्या है? ये 6 वेदांग है। अगला क्वेश्चन जैसे इसी पर रिलेटेड है, आप देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द वेदांग, ठीक है। इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है?
कल्प, युक्ति, व्याकरण, ज्योतिष। अब इसे हमने देखा, इसे देखा, इसे देखा, लेकिन युक्ति नहीं था, तो युक्ति आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कोई भी वेदांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शन कितने हैं? ठीक है, दर्शन कितने हैं? यहाँ पर मैंने बेसिक क्वेश्चन इसीलिए लिया है यहाँ पर, वैसे तो आपको नंबर भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, क्योंकि आईकेएस सिस्टम में आपको यही सारी चीजें कवर करनी है, लेकिन आप इसकी डिटेल्स भी देखिएगा। तो ऐसे हमारे जो इंडियन सिस्टम है इसमें आपके षड दर्शन बोला जाता है ना, षड दर्शन, तो 6 है दर्शन। ठीक है, कितने हैं? 6 दर्शन। 6 दर्शन क्या है आपके? यहाँ देखो, इसको भी डिवाइड किया हुआ है आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक मतलब कौन हो गए? जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, और नास्तिक कौन से हो गए? जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। आस्तिक मतलब जो ईश्वर विश्वास करते हैं, नास्तिक ईश्वर विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो उसमें आपके दर्शन कौन कौन से आते हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ठीक है, ये हो गए आपके शब्द दर्शन। फिर अगर नास्तिक वाले में देखें तो ये भी एक तरह के दर्शन एंड रिलीजन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाणवक। ठीक है, दर्शन आपके कौन से आएंगे? जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। ठीक है, और ये क्या है? शब्द दर्शन है। 6 दर्शन आपके ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में जब बात करेंगे तो हमारे गुरुकुल परंपरा या और किस किस सिस्टम के हमारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, कैसी पढ़ाई हुआ करती थी, उस समय स्टूडेंट्स जो हैं कैसे गुरुकुल में एंटर करते थे। जैसे आजकल भी आपके होते हैं ना स्कूलों में एंट्रेंस टेस्ट, आईआरटी ने तो ऐसे मना कर दिया है, लेकिन आपके स्कूलों में एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, जिसके बाद आप स्कूल में एडमिशन लेते थे। इसी तरीके से गुरुकुल परंपरा में भी आपको कब जो है एंटर करना है, ये सारी चीजें वहां पर पहले से मेंशन्ड होती थी। तो यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन आपसे पहले सीधा सीधा पूछा गया कि पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है विश्व की? नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। तो ये है आपकी तक्षशिला। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हुई है। देखिए, तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, जगदाला और कश्मीर मस्त। ठीक है, ये आपकी कुछ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द मेन सेंटर फॉर एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय और लॉजिक वाज। तो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय न्याय और तर्क शास्त्र के उन्नत एवं विशिष्ट अध्ययन के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। कौन सा था? जगदाला, मिथिला, नाडिया या वल्लभी? तो इसमें से मिथिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो न्याय और लॉजिक के लिए जाना जाता था। ठीक है, द फ्रेज सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, उपनिषद आपको पता होना चाहिए कितने उपनिषद हैं, तो कौन से उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है? आपको पता है, आपका जो क्या है नेशनल एम्बलम है, वहां पर भी नीचे से सत्यमेव जयते लिखा होता है। कहां से लिया गया इसे? कठोपनिषद, मंडोक उपनिषद, छंदोक उपनिषद या नन ऑफ द अबव? तो ये मंडोक उपनिषद से लिया गया, मंडोक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मल्टीलिंग्विज्म इज starting with mother tongue, home language and move on to add more languages in school, learning as many languages as possible, learning the mother tongue, home language only, या starting with mother tongue, moving to English medium and adding another language in high school। देखो, मल्टीलिंग्विज्म मतलब बहुभाषावाद। अब बहुभाषावाद का मतलब सिर्फ इंग्लिश से नहीं होता कि हमने अपनी भाषा के अलावा सिर्फ इंग्लिश सीखी, कोई भी भाषा। ठीक है, हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। पहला देखो, इसमें डी वाले से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद मदर टंग मूविंग टू इंग्लिश। अब इन्होंने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए कह दिया कि मदर टंग के बाद इंग्लिश मीडियम सिखाओ, उसके बाद कोई और लैंग्वेज ऐड करो। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज थोड़ा ना बताइए मल्टीलिंग्विज्म। फिर लर्निंग द मदर टंग होम लैंग्वेज, नहीं, सिर्फ अपनी ही मातृभाषा सीखना नहीं। मल्टीलिंग्विज्म मतलब आप भाषाएं और भी सीख सकते हैं। लर्निंग एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो उतनी लैंग्वेजेस सीख लो। ये भी जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी कि सबके सब अलग अलग प्रकार की भाषाएं सीखती रहे, जितनी है उतनी सीखो। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर स्कूल में जो आपका चलता है कि मल्टीलिंग्विज्म को हम क्या मानते हैं, तो ये देखिए, स्टार्टिंग विद मदर टंग, ठीक है, आप अपनी मातृभाषा के साथ शुरू कीजिए और उसके बाद अन्य लैंग्वेजेस स्कूल में ऐड करते जाइए। अभी आपकी चॉइस है, आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, और कितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जितनी पॉसिबल है उतनी सब सीख ही दो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज डॉक्टर संपूर्णानंद, मिसेस इंदिरा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, 2 कमिटीज जो है यहाँ पर बनी थी, कई जगह आपको यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ही लिखा हुआ है, काउंसिल हुई थी बाद में से। ठीक है, यहाँ पर इसके चेयरमैन जो है हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं।
इसे कई जगह आपको नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी और नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 में बनी थी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया था एक कमेटी को, और इनका काम क्या था कि शिक्षा का क्या रोल है इमोशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करने में, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन क्या हुआ, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, कई प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई प्रकार के धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम सब एक है, ये वी वाली फीलिंग होना ही नेशनल इंटीग्रेशन। हम सब एक देश के हैं, हम सब एक राष्ट्र के, और ये जो वी या वननेस की फीलिंग है इसे हम इमोशनल इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन है, ये वी या वननेस की फीलिंग जो है ये कैसे आ रही है शिक्षा के जरिए, इसको स्टडी करने का काम इस कमेटी का था। अब इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, इसीलिए इसे संपूर्णानंद कमेटी भी कहा जाता है। 1961 में बनी। ऐसे ही आपका एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनी थी, ठीक है। इसको कौन से ऐसे इविल्स थे जिन्हें फाइट करना था, इविल्स मतलब उस समय की बुराइयां, ठीक है, कम्युनिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद बहुत था, ठीक है, धर्म अलग अलग लोग लेके अपने धर्म को लेकर यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, लिंग्विज्म, भाषावाद बहुत था, ठीक है। तो इन सब चीजों को फाइट करके सभी लोगों को एक करना, ठीक है, वो इसका काम था। और उस समय जो चेयरमैन थे, जब ये काउंसिल 1961 में हुई थी, उस समय जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उस समय वहाँ पीएम थे। और इसके बाद जो आपकी ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनी है, हमेशा इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में हुई, प्रधानमंत्री नेहरू जी की अध्यक्षता में। नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है, 19 नवंबर, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस किया था 19 नवंबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को भी मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ चीजें हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्या आ रहा है। चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बात हो रही है, तो संपूर्णानंद नहीं, ये इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी के थे मिसेस इंदिरा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई ये तो कभी पीएम बने ही नहीं, पीएम ही होते हैं हमेशा इसके चेयरमैन, यानी आंसर क्या होगा, मिसेस इंदिरा गांधी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। योग दर्शन फाउंडेड बाय, योग दर्शन जो है किसने इसकी स्थापना की थी, तो जो शब्द दर्शन है इसीलिए मैंने आपको बताया, इनके किसने इनकी स्थापना की है ये आपको सारे पता होने चाहिए। कपिल, गौतम, पतंजलि, कन्नड़। तो योग दर्शन की स्थापना पतंजलि ने की थी। चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी इज, अब ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया, सीधे सीधे आंसर कर देते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following ways can be helpful in calculating values in children? बच्चों में मूल्यों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मददगार होगा। कैलकुलेटिंग नहीं होगा, इनकलकेटिंग होगा, इनकलकेटिंग, ठीक है। बच्चों के अंदर हमें मूल्य क्या करने हैं, डालने हैं, उनको विकसित करना है। तो मॉर्निंग असेंबली, डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रूल, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डेज, ठीक है, एंड यूज ऑफ मास मीडिया। तो बच्चों के अंदर आपको मूल्य जागृत करने हैं, तो मॉर्निंग असेंबली बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, मतलब इस तरीके से आप बच्चों के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रूल्स भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर सही वैल्यूज तो डालते हैं डिसिप्लिन होने की। फिर अगर हम सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल डेज को सेलिब्रेट करें, इससे भी बच्चों के अंदर क्या आते हैं, यहाँ पर दूसरे के कल्चर के प्रति एक एक्सेप्टेंस आती है। और यूज ऑफ मास मीडिया के थ्रू भी वैल्यू इनकलकेशन किया जा सकता है। ये सभी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 बी ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सोशलाइजेशन एजेंसी, तो समाजीकरण के अभिकरण पूछे हैं, यहाँ पर एजेंसियां पूछी हैं। कम्युनिटी, फैमिली, सेम ग्रुप, फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो ये सभी जो है समाजीकरण के अभिकारक हैं। यहाँ पर समुदाय से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, फैमिली से भी, जो उसका पीयर ग्रुप है, जो सेम आपके उसके एज ग्रुप के लोग होते हैं उनसे भी, फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी बहुत सारी चीज सीखता है। तो ये सभी हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर टाइप ऑफ वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मूल्य है, ठीक है। मॉरल, कल्चरल, यूनिवर्सल, स्पिरिचुअल। देखो ये सभी है, ठीक है। नैतिक, जब हमें सही और गलत का ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे नैतिक कुछ मूल्य होते हैं। देन कल्चरल, हमारे जिस संस्कृति को हम बिलोंग करते हैं वहाँ की वैल्यूज हम सीखते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, वे बड़े हैं, बड़ों की आप रिस्पेक्ट करोगे ही ना, और हर जगह आपको ये देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल हो गया आध्यात्मिक, जिसका जिस तरीके के ईश्वर में उनकी आस्था होती है वैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज वो डेवलप करते हैं। तो ये सभी हैं, तो
यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के तत्व हैं, कल्चर के आपके क्या एलिमेंट्स होते हैं? नियम, कला, भाषा, प्रथा व परंपरा। भाई आप किसी भी समाज की संस्कृति कैसे पहचानते हो? यहाँ पर कैसे पहनावा पहना जाता है, यहाँ पर क्या खाया जाता है, यहाँ पर कैसी बोली बोली जाती है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या एक दूसरे का कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें जो है ये उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को दर्शाती है। तो बिल्कुल क्या रूल्स वो फॉलो करते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, किस प्रकार की वहाँ की आर्ट है, क्या कस्टम एंड ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, ये सभी कल्चर के एलिमेंट्स हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्य स्कूलों से जुड़ना और विभिन्न देशों के छात्रों के साथ जुड़ना तकनीकी का प्रभाव जिसे कहा जाता है। तो देखो आप अन्य स्कूलों के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है, आज टेक्नोलॉजी है, आप जापान के स्कूल के भी जो वहां पर अगर कुछ ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो, अगर कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जहां पर एक दूसरे को सिखाने के लिए या कल्चर आप एक दूसरे का सीख सकें या कोई नॉलेज शेयर कर सके, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसे? वैश्वीकरण। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आप अपने राष्ट्र में ही मतलब आप क्या कर रहे हो, वहां की चीजें सीख रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन तो कोई भी हो सकती है, आप ओपन स्कूल या ओपन आप यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हो वो डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ठीक है। रिसर्च भी आपका यहाँ पर सिर्फ आपका अनुसंधान है, अनुसंधान तो आप अपने यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप दूसरे देश के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पूरे विश्व में कहीं भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ वैश्वीकरण। तो अन्य स्कूल से अगर आप विभिन्न देशों के साथ जुड़ रहे हो तो ये वैश्वीकरण हो गया। एक टॉपिक मैं और बता देती हूँ आपको, आप कल्चर से ही जुड़ा हुआ है, एनकल्चरेशन, ठीक है, एनकल्चरेशन एंड एक आपने सिलेबस में देखा होगा इसका जिक्र था एकल्चरेशन, ठीक है, एकल्चरेशन यूआई। तो एनकल्चरेशन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिस समाज का वो हिस्सा है, जब जहां उसने जन्म लिया है, अगर वो वहीं की कल्चर को सीखता है, वहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, किस तरीके से रहा जाता है, वहाँ का खाना पीना उठना बैठना, वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ का रिलीजन, जब मैं मेरा जन्म जहाँ हुआ है, मैं आसपास की अपनी संस्कृति वहाँ की सीखूंगी तो एनकल्चरेशन, और उन वैल्यूज को, उस कल्चर को मेरे लिए समझना जरूरी है क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, ठीक है। एकल्चरेशन क्या होता है? एकल्चरेशन होता है जब मैं किसी दूसरी जगह की, ठीक है, कहीं और की कल्चर की बातों को समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, बस हो सकता है मैं वहां के कल्चर को जानना चाहती हूँ इसलिए मैं सीख रही हूँ। जब हम दूसरे के कल्चर को समझते हैं तो उसे हम एकल्चरेशन कहते हैं। अच्छा, क्या चीज इसमें से जरूरी है? एनकल्चरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। एकल्चरेशन मेरे लिए जरूरी नहीं है, चॉइस है, अगर मैं जानना चाहती हूँ तो मैं जानूंगी, दूसरे के कल्चर को सीखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ वहाँ पे क्या चीजें फॉलो की जाती हैं तो मैं सीखूंगी, लेकिन ये मेरे लिए कंपलसरी नहीं है कि मुझे एकल्चरेशन करना चाहिए, ठीक है। एनकल्चरेशन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम जिस समाज का हिस्सा है, जिस जगह पर हम पले बड़े हैं, वहाँ की संस्कृति को समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम वहाँ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, समायोजित हो पाएंगे, लेकिन एकल्चरेशन मेरे लिए जरूरी नहीं, ठीक है। तो आज हमने कुछ कुछ टॉपिक्स देखे, ग्लोबलाइजेशन का आपको मतलब समझ में आया होगा, कल्चर से रिलेटेड हमने टॉपिक्स देखे, आईकेएस आपको समझ में आया होगा, इसमें से आपको क्या पढ़ना है। तो इसी तरीके से हम ये जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनसे रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यू क्लासेस और लाएंगे। आपकी जो ये एलटी की ये सीरीज है ये टुवर्ड्स द कंप्लीशन है, लास्ट में मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊंगी पूरे सिलेबस में से, ठीक है। हम एक दो टेस्ट करेंगे जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाए। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ये ओनली पेडागोजी का कोर्स है, साथ ही साथ हमारा पार्ट 1 पूरा है, ठीक है, जिसमें आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके तीनों मिल जाएगा। अगर आप एसएसटी का कोर्स लेना चाहते हैं विद पार्ट 1 तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे साइंस के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, इस समय इसमें क्लासेस चल भी रही हैं। नया बैच हमारा जून से स्टार्ट होने वाला है, हमारा यूटेट के और एलटी के न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले, तो अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ ही साथ आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आजकल आप लोग हमारे चैनल पर देख ही रहे होंगे, अच्छी बस बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ऑफर्स के साथ एक सेलिब्रेशन लाने वाला है। ये सेलिब्रेट हम करेंगे वीक
17 मई से लेकर 23 मई तक इन डेट्स को सेव कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छे गिफ्ट्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप हमारे जून में स्टार्ट होने वाले नए बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज इस सेलिब्रेशन वीक में जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कई सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जितनी भी क्लासेस यहाँ पर होती है उसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।